स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि कहीं पिकनिक एंजॉय कर रहा था और इसी सीन में एक छोटा लड़का कॉन्स्टेंटीन अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था। उसके फादर और मदर अपने हाथ से उसे झूला दे रहे थे। कॉन्स्टेंटीन और उसकी मदर दोनों ही काफी लीन यानी पतले थे, लेकिन कॉन्स्टेंटीन फादर एक फैटमैन था। फिर अचानक वो लीन वुमन आसमान की तरफ उड़ने लगती है, वहाँ रखी हुई सारी चीजों की तरह। और ऐसा इसलिए हो रहा था कि ग्रेविटी अचानक खत्म हो गई थी। हर चीज आसमान की तरफ उड़ती जा रही थी सिवाय उस फैटमैन के जिसका वेट 120 केजी से अबव था। वो आदमी अपने बेटे का हाथ नहीं छोड़ता जो अब अपनी मॉम की तरह आसमान में उड़ने लगा था, और उस बॉय ने अपनी मॉम का हाथ हवा में ही पकड़ा हुआ था और वो लोग एक चेन की तरह लग रहे थे। कॉन्स्टेंटीन की मॉम लास्ट टाइम अपनी फैमिली को गुड बाय फेस के साथ देखती हैं और अपने बेटे का हाथ छोड़ देती हैं, जबकि कॉन्स्टेंटीन फादर कॉन्स्टेंटीन को जल्दी से अपने गले से लगा लेता है और वो लेडी हवा में उड़ती रहती है। और यहीं से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ये उस फैटमैन का एक ख्वाब था, और ये इंसिडेंट सिर्फ एक ख्वाब नहीं था बल्कि ये सच भी था जो कि 20 साल पहले हो चुका था। और ऐसा सब इसलिए हुआ था कि 20 साल पहले एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट के तबाह होने से इस अर्थ और मून पर बहुत इफेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से अर्थ एक ऐसी स्टेट में चली गई थी कि अगर कोई चीज 120 केजी से कम होती तो उस पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट नहीं करती थी, यानी वो सारी चीजें जो 120 केजी से कम होती वो स्पेस में उड़ने लग जाती थी। और इसीलिए हमें मूवी में दिखाया जाता है कि अब हर घर में एक ग्रेविटेशनल मीटर था, और उसी इंसिडेंट की वजह से मून की भी शेप बिल्कुल खराब हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि मून एक तरफ से टूट गया है। इसके बाद हम मूवी में दोबारा कॉन्स्टेंटीन और उसके फादर को देखते हैं। वो दोनों खाना खा रहे थे और उनके पास ऑन हुए टीवी से हमें पता चलता है कि आज उस इंसिडेंट को 20 इयर्स हो गए हैं। टीवी में न्यूज एंकर सबसे 1 मिनट के लिए खामोश रहने की रिक्वेस्ट करता है उन लोगों के लिए जो 20 साल पहले उस एक्सीडेंट में मर गए थे। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ मौजूद सारी चीजें फ्लोर या वॉल के साथ अटैच हैं, और फिर अचानक ग्रेविटी खत्म हो जाती है और सारी हल्की चीजें जिस तरह टेबल पे रखा हुआ फूड आसमान में उड़ने लगता है। और अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन जिसका वेट बहुत कम है, और फिर कॉन्स्टेंटीन की ग्रिप कम होने पर वो भी स्पेस में उड़ता है और जाकर रूफ से अटैच हो जाता है। वो फैटमैन जो कि 120 केजी का है वो अभी भी वैसे ही स्टेबल था, और फिर वो फैटमैन उठकर ग्रेविटी मीटर को ऑन करता है जिससे सारी चीजें नीचे गिरने लग जाती हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों हाथ सर पर रखता है, और यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेविटी मीटर के ऑन होने से कॉन्स्टेंटीन नीचे आकर गिरता है जिससे उसे बहुत चोट आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फैटमैन अपनी वाइफ की फोटो दोबारा वॉल के साथ लगाता है और कॉन्स्टेंटीन के पास आता है। वो कॉन्स्टेंटीन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और कॉन्स्टेंटीन खुद अपनी बॉडी को चेक करते हुए उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो फैटमैन अपना वेट चेक करता है जो 120 केजी से सिर्फ थोड़ा सा ही ऊपर था, और वो अब इस बात पर घबरा जाता है कि अगर उसका वेट कम हुआ तो वो अपने बेटे की तरह हेल्पलेस हो जाएगा, और इसीलिए वो अब 20 केजी की एक स्फेरिकल बॉल अपने बैग में रखता है। और इसके बाद अब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार था। वो कॉन्स्टेंटीन से कहता है कि तुम्हारी कॉफी टेबल पर है, और खुद घर से बाहर चला जाता है। और यही हमें ये भी पता चलता है कि कॉन्स्टेंटीन हमेशा अपने घर में ही रहता है। वो अपने वेट के बहुत ज्यादा कम होने की वजह से कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकला, और अब वो अपनी एक बाइनोकुलर उठाता है और उससे वो विंडो से बाहर देखता है जहाँ उसे एक आर्मी ऑफिसर मिलता है। और फिर कॉन्स्टेंटीन अपने डैड को देखता है जो स्ट्रीट पर 2 लेडीज से बात कर रहे थे, और फिर वो दूसरे अपार्टमेंट की तरफ देखता है जहाँ से एक लेडी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नीचे गिरा रही थी, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट नीचे गिरने के बजाय दोबारा ऊपर की तरफ आ रहे थे। और इसके बाद हम दोबारा पहली वाली 2 लेडीज को देखते हैं जो आपस में कॉन्स्टेंटीन और उसके फादर के बारे में गॉसिप्स कर रही थी। उनका ख्याल था कि कॉन्स्टेंटीन के डैड उसे हमेशा घर में रखकर बहुत बुरा करते हैं। वो बेचारा तो हमेशा घर में ही रहता है और विंडो से हर चीज देखता है। वो कहती है कि उसके डैड को कभी उसे बाहर ले आना चाहिए और उसे फ्लोटिंग वॉक करवानी चाहिए, यानी उसे स्पेस में ही लेकर चलना चाहिए। और अभी वो यही बातें ही कर रही होती हैं तो उनके पास वो फ्लोटिंग डॉग्स बहुत जोर जोर से बार्क करने लग जाते हैं, और कॉन्स्टेंटीन भी घर रह रहकर थक गया था और अब वो नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए एफर्ट करता है। वो अपने रूम में एक सी साउंड वेव्स की कैसेट ऑन करता है और फिर एक बड़ी सी अम्ब्रेला से अपना सोफा कवर करता है। वो एक लाइट सोफा पर फोकस करने के बाद अपने कपड़े उतारता है और अपनी बॉडी से वो पिलोज भी दूर करता है जो उसने ग्रेविटी फ्लक्चुएशन की वजह से अपने साथ रखे हुए थे। इसके बाद वो सनग्लासेस लगाकर लेट जाता है और ऐसा अस्यूम करता है जैसे वो एक बीच पर है। उसी दौरान कॉन्स्टेंटीन को एक गाड़ी की आवाज
आवाज आती है और वो जल्दी से उठकर विंडोज की तरफ जाता है, जहाँ विंडो से उसे रोड पर एक हेल्दी फ्लफी क्यूट सी लेडी नजर आती है। कॉन्स्टेंटीन अपने बाइनोकुलर से उस लेडी को देख रहा था। वो लेडी अपने बाल खोलती है जो हवा में उड़ने लग जाते हैं और वो कॉन्स्टेंटीन को हाय कहती है। कॉन्स्टेंटीन शाय फील करता है और विंडो से साइड पर हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम के बाद उसका कभी भी वुमेन से इंटरेक्शन नहीं रहा था और अब वो वुमेन्स के साथ अनकंफर्टेबल फील करता था। अब कॉन्स्टेंटीन कपड़े पहनता है और फिर दोबारा अपना पिलो अपनी बॉडी के साथ अटैच करता है और एक चार्ट पर हेलो लिखता है, लेकिन वो इस लेडी को नहीं दिखाता। इसके बाद हम देखते हैं कि जब कॉन्स्टेंटीन के डैड घर आते हैं तो कॉन्स्टेंटीन उन्हें खाना सर्व करता है और इस दौरान कॉन्स्टेंटीन फादर उसकी बॉडी पर एप्रन नोटिस करते हैं और वो उसे कहते हैं कि ये तो वुमेन्स के लिए होता है, तुमने इसे क्यों पहना है। लेकिन कॉन्स्टेंटीन कहता है कि जरूरी नहीं कि ये एप्रन सिर्फ लेडीज ही पहने, बल्कि ये दोनों पहन सकते हैं, यानी लेडीज भी और जेंट्स भी। लेकिन अब वो फैटमैन उससे कहता है कि ये एप्रन तुम्हारी मॉम का है और इसे जाकर उतार दो, और फिर कॉन्स्टेंटीन जाकर अपना एप्रन उतार देता है। और खाना खाने के बाद अब वो फैटमैन अपना वेट चेक करता है जो 120, और वो आदमी अपना वेट 120 केजी पूरा देखकर परेशान होता है इस बात पर कि कहीं उसका वेट और कम ना हो जाए। और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन अपने फादर के जाने के बाद कुछ मैगजीन्स देख रहा था, जहाँ पर उसे एक एड नजर आती है जिसमें लिखा हुआ था गेटिंग फैट इन हेल्दी वे। ये एक बर्गर की एडवर्टाइजमेंट थी। इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने के बाद कॉन्स्टेंटीन बहुत सारे बर्गर्स ऑर्डर करता है और अब काफी सारे बर्गर्स खाने के बाद वो अपना वेट चेक करता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है कि उसका वेट 30 केजी से बढ़कर 60 केजी हो गया था। और ये देखकर अब वो अपने ख्यालों में खो जाता है, जहाँ वो चार्ट पर अपना नेम लिखता है। वो लेडी कॉन्स्टेंटीन को हाय कहती है और इसी के साथ अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन ने दोबारा बर्गर्स खाना स्टार्ट कर दिए हैं। उसे ये बर्गर खाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहे थे, लेकिन वो फिर भी इनको खाना नहीं छोड़ता और वो सारे बर्गर्स खाकर फिनिश कर देता है। लेकिन अब उसके बाद उसे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कॉन्स्टेंटीन के फादर यानी उस फैटमैन को ऑफिस में कॉल आती है, जहां उसे पता चलता है कि कॉन्स्टेंटीन को फूड पॉइजनिंग हो गई है। वो जल्दी से मेडिकल टीम के साथ घर आता है, जहां कॉन्स्टेंटीन की हालत काफी अजीब थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटीन जागता है और वो देखता है कि फैटमैन घर पे नहीं है, लेकिन वो उस फैटमैन का यानी अपने फादर का नोट फ्रिज पर देखता है, जहाँ लिखा हुआ था कि मैं तो काम पर जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना प्रॉमिस नहीं भूलना, जो अब 50 केजी हो चुका था और उसे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी लाइफ से थक चुका था और अब वो बाहर जाना चाहता था और अब वो बाहर जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है। वो अपनी बॉडी के साथ फ्रिज अटैच करता है और बाहर जाने की कोशिश करता है। हालांकि उसे इस फ्रिज के साथ चलने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बाहर जाने के लिए अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहा था। और इससे पहले कि अभी कॉन्स्टेंटीन उस डोर से बाहर निकलता, वहाँ से उसके डैड आ जाते हैं और वो कॉन्स्टेंटीन को फ्रिज के साथ ही घर के अंदर पुश करने लगते हैं। इसके बाद वो फैटमैन कॉन्स्टेंटीन को उसके रूम में बंद करके अपने घर की सारी भारी चीजें एक रूम में रख देता है और कॉन्स्टेंटीन के रूम में आता है, जहाँ हर चीज बिखरी हुई थी और कॉन्स्टेंटीन गुस्से में अपने बेड पर लेटा हुआ था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो फैटमैन एक शूज पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वहीं पर वो काम करता करता सो जाता है। और अब वो अपने ड्रीम में देखता है कि वो अपनी वाइफ की तरह अपने बेटे को भी खो देगा और डर कर अब उसकी आंख खुल जाती है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि हर चीज सीलिंग के साथ लगी हुई है, लेकिन वो शूज नहीं उड़ रहे थे। वो शूज को उठाता है, लेकिन जैसे ही वो शूज को छोड़ता है तो वो ऊपर जाने के बजाय वापस टेबल पर गिरते हैं। और अब वो ग्रेविटी मीटर ऑन करता है, जिससे सारी चीजें नीचे गिर जाती हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब कॉन्स्टेंटीन ब्रेकफास्ट के लिए किचन में आता है तो वो फैटमैन उसे वो शूज देता है। और अब कॉन्स्टेंटीन अपने फादर से कहता है कि ये तो लेडीज शूज हैं, लेकिन यहाँ कॉन्स्टेंटीन के फादर उसे जवाब देते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल हैं, यानी ये लेडीज और जेंट्स दोनों पहन सकते हैं। कॉन्स्टेंटीन वो शूज पहनता है और अब वो अपने बैग में मेटेलिक वेट कैरी करता है, यानी वो बॉल्स जो बहुत भारी होती हैं। और इसके बाद वो फैटमैन ग्रेविटी मीटर ऑफ कर देता है। सब चीजें सीलिंग की तरफ उड़ने लगती हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटीन स्टेबल रहता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और अब हम देखते हैं कि फाइनली कॉन्स्टेंटीन इस बैग को और इस शूज को लेकर इस घर से बाहर जा रहा था और कॉन्स्टेंटीन फादर उसे विंडो से देख रहे थे, लेकिन यहाँ कोई और भी कॉन्स्टेंटीन को देख रहा था और ये वही लेडी थी जिसे हर रोज कॉन्स्टेंटीन अपनी विंडो से देखता था। और अब कॉन्स्टेंटीन उसके अपार्टमेंट के पास जाकर अपने शूज को ऑफ कर
लेता है। फैटमैन उसे मना करता है कि ऐसा ना करे, लेकिन वो फिर भी ऐसा ही करता है। के बाद कॉन्स्टेंटीन अपना बैग भी उतार कर गिरा देता है, जो कि हवा में उड़ने लगता है। और उस बैग की तरह कॉन्स्टेंटीन खुद भी हवा में उड़ रहा था और हवा में उड़ते हुए वो अपने पिलोस भी निकाल देता है। और इसके बाद वो आंखें बंद कर लेता है और ऊपर की तरफ उड़ता रहता है कि एकदम से कोई चीज उसे रोकती है। और कॉन्स्टेंटीन फील करता है कि उसके शोल्डर्स पर किसी के हैंड्स हैं जो उसे और ज्यादा ऊपर जाने नहीं दे रहे। कॉन्स्टेंटीन आंखें खोलता है और स्माइल करता है, क्योंकि वो अब अपनी ड्रीम गर्ल को देख रहा था। वो लड़की भी उसे देखकर स्माइल करती है और इस सब को देखकर वो फैटमैन भी बहुत खुश था। और अब मूवी के लास्ट सीन में हमें आसमान में उड़ता हुआ एक रेडियो दिखाया जाता है, जिसमें वो एस्ट्रोनॉट सबसे माफी मांग रहा था, जिसकी वजह से वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट तबाह हुआ था और सारे लोग इतनी मुश्किल में आए थे। और इसी के साथ साथ वो ये भी बताता है कि अर्थ अब कभी भी दोबारा ठीक नहीं हो पाएगी। और इसी को सुनते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।